अस्सलामुअलैकुम। क्लास अस्सलामुअलैकुम। 8। क्लास 8 उम्मीद है आप सब बखैर होंगे, ठीक हम होंगे, लोगों ने पढ़ाई ये कर रहे होंगे। किरणों का खेल नामक हम पाठ लोगों ने ये पार्ट 4 किरणों का खेल जो कविता है, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, करवाया था। इसका पूरा अध्ययन आपको और इसके भावार्थ मैंने आपको समझाए थे। बाकी जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम लोगों ने एक बार पढ़े थे। आज मैं आपको इसका भावार्थ लिखित रूप में दे रही हूँ। आप देखकर समझकर इन भावार्थों को पढ़िएगा, लिख लीजिएगा अपने पास, और साथ ही में जो आपको मैंने प्रश्न उत्तर बताए थे वो प्रश्न उत्तर भी मैं आपको लिखित रूप में दे रही हूँ, वो प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। वाक्य प्रयोग के शब्द दे रही हूँ वो करिएगा। और हमारी पुस्तक में एक एक्सरसाइज रह गई थी वो भी मैं दे रही हूँ, इस पर भी कर लीजिएगा। तो चलें हम लोग इसके भावार्थ को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम कठिन शब्द करते हैं। आइए एक बार कठिन शब्दों का अध्ययन कर लें। इस कविता में आए पहला शब्द है चंचल, स्वच्छ, किरणें, पुलक, अवनी, निस्तब्ध, सुमंद, एकांत, निरानंद, वसुंधरा, विराम, संध्या, गंध, तृण, तरु। ये जितने भी कठिन शब्द हैं इन सभी के अर्थ मैंने आपको कविता पढ़ाते समय बताए हुए हैं। इन सब के अर्थ आपको, तो मुझे लगता है मुझे अर्थ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो कुछ ज़्यादा कठिन है मैं एक बार उनको दोहरा दे रही हूँ। जैसे कि पुलक, पुलक अर्थात प्रसन्न। निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ होता है शांत। सुमंद यानी मंद गति, धीमी धीमी। एकांत का अर्थ होता है अकेलापन, सन्नाटा। निरानंद, जहाँ आनंद ना हो। फिर है वसुंधरा अर्थात धरती। गंध अर्थात महक। तृण अर्थात तिनका। तरु अर्थात वृक्ष। तो ये कठिन शब्द थे जिसका अध्ययन आप कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इनको लिखकर इनका अभ्यास भी करिएगा ताकि आपको ये लिखने आ जाए। तो चलिए हम लोग पहले भावार्थ का, पहली पंक्तियों का भावार्थ कर लेते हैं। तो जैसे कि पहली पंक्तियाँ थी शुरू की, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ करते हैं। तो देखिए संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संचिका की किरणों का खेल नामक कविता से अवतरित हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो जैसे कि हम लोग हमेशा संदर्भ इसी तरह से करते हैं कि पुस्तक का नाम बताते हैं, कविता का नाम बताते हैं, और जिसके द्वारा रचित कविता है या कवि जो उस कविता के कवि हैं उनका नाम बताते हैं। तो संदर्भ में हम ये थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं कि ये कविता कहाँ से है और किसके द्वारा रचित है। इसके बाद हम इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग, जब पूरी कविता में एक ही तरह की बात हो रही होती है तो हम सभी पंक्तियों के लिए एक ही प्रसंग लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो प्रसंग लिया है वो आपकी सभी पंक्तियों के लिए एक ही प्रसंग है। और प्रसंग में हम कविता का थोड़ा सा विवरण देते हैं कि कविता में या पंक्तियों में, जो पंक्तियों का भावार्थ हम लिखेंगे, इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, हम प्रसंग में वो थोड़ा सा विवरण देते हैं। किस चीज़ का विवरण? कि कविता अर्थात पंक्तियों में, दी हुई पंक्तियों में क्या कवि ने कहना चाहा है या क्या कवि ने कहा है। ठीक है, तो चलिए प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में चांद की किरणों द्वारा निखरी पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन अत्यंत रोमांचक रूप से किया गया है। क्योंकि हम लोग पूरी कविता के लिए एक ही प्रसंग ले रहे हैं इसलिए प्रस्तुत कविता मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर हम लोग सिर्फ शुरू की पंक्तियों के लिए ये वाला प्रसंग ले रहे होते तो हम लोग यहाँ पर
प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखते, क्योंकि हमने पूरी कविता के लिए लिया है इसलिए हम प्रस्तुत कविता लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाली पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। कवि ने चांद की सुंदर किरणों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि चांद की किरणों द्वारा फैली चांदनी धरती एवं आकाश की सुंदरता को बढ़ा रही है तथा धरती अपनी प्रसन्नता चमकती हुई घासों की नोकों एवं खुशी से झूमते हुए वृक्षों के द्वारा प्रकट कर रही है। अर्थात धरती पर फैली चांदनी के कारण प्रकृति के समस्त तत्व, वायु, वृक्ष, घास, जल आदि सभी बहुत प्रसन्न हैं। मतलब जो प्रकृति है वो चांदनी के फैलने से अपनी सुंदरता को किस प्रकार से प्रकट कर रही है, इन पंक्तियों में ये बताया गया है। चलिए इसके बाद जो दूसरा पंक्तियाँ हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। देखते हैं इस पंक्तियों का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि क्या इस शांत रात्रि में चारों ओर जो चांदनी फैली है, इससे मन को प्रसन्न करने वाली धीमी धीमी गंध अर्थात महक नहीं आती। वो प्रश्न कर रहा है। इस चांदनी के होते हुए पृथ्वी पर क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ आनंद ना हो। कवि अपने आप से प्रश्न कवि कह रहा है कि चांदनी की अगर चांद रूप की चांद की चांदनी पूरी धरती पर फैली है तो कोई स्थान ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ पर आनंद ना हो। आगे क्या कहते हैं, अर्थात चांद की किरणें संपूर्ण सृष्टि को, सृष्टि अर्थात प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि को आनंदित करती है तथा रात होने पर भी रात्रि रूपी नायिका चांद से सुंदरता प्राप्त करके अत्यंत शांत भाव से अपनी सुंदरता का प्रसार संपूर्ण पृथ्वी पर करते हुए अपने समस्त कार्य पूर्ण करती रहती है। पूर्ण अर्थात पूरे, किसी चीज़ को पूरा करना कहलाता है पूर्ण करना या पूर्ण होना। अर्थात रात होने पर भी जब संपूर्ण संसार सो रहा होता है तब भी प्रकृति अपने कार्य चुपचाप बिना रुके करती है। तो हमें इस पंक्तियों से ये पता चलता है कि हमें भी बिना रुके अथक प्रयास करते हुए अपने जीवन में चलने वाले क्रियाकलापों को करते रहना चाहिए। उनसे थक कर या उनसे हार कर डर कर किनारे नहीं होना चाहिए, बल्कि उन कार्यों को अपना कर्तव्य समझते हुए उनको पूर्ण रूप से सही प्रकार से करते रहना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुन लीजिएगा। फिर से मैं दोहरा रही हूँ उन पंक्तियों के भावार्थ को, सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि क्या इस शांत रात्रि में चारों ओर जो चांदनी फैली है, इससे मन को प्रसन्न करने वाली धीमी धीमी गंध अर्थात महक नहीं आती। इस चांदनी के होते हुए पृथ्वी पर क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ आनंद ना हो। अर्थात चांद की किरणें संपूर्ण सृष्टि को आनंदित करती हैं तथा रात होने पर भी रात्रि रूपी नायिका चांद से सुंदरता प्राप्त करके अत्यंत शांत भाव से अपनी सुंदरता का प्रसार संपूर्ण पृथ्वी पर करते हुए अपने समस्त कार्य पूर्ण करती रहती है। अर्थात रात होने पर भी जब संपूर्ण संसार सो रहा होता है तब भी प्रकृति अपने कार्य चुपचाप करती रहती है। ठीक है, ये था दूसरा पद्यांश। अब इसी कविता का तीसरा पद्यांश का भावार्थ हम करेंगे, और तीसरा पद्यांश जो है वो आखिरी पद्यांश है। हमने दो दो करके लिए हैं, तो देखिए आखिरी क्या है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी
संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। देखते हैं क्या कह रहे हैं कवि इसमें। कवि कहता है कि धरती चांद से प्राप्त चांदनी को लोगों की नींद पर मोतियों की तरह बिखेर देती है। इसके बाद पुनः सवेरा होने पर सूरज उन मोतियों को बटोरकर आराम देने वाली संध्या को दे जाता है तथा जीवन के नवीन दिन के प्रारंभ के साथ साथ वह समस्त पृथ्वी पर सुंदरता छलकाता हुआ पुनः रात्रि को एक नया रूप दे जाता है। अर्थात मनुष्य का जीवन चक्र भी इसी प्रकार से चलता रहता है और प्रकृति अपने नियमित कार्यों द्वारा यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन को नियमों के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। व्यतीत अर्थात बिताना, गुजारना। ठीक है, नियमों मतलब हमारे जीवन में नियम होने चाहिए कि हमें कब कौन सा काम कैसे किस तरह करना है और अपने जीवन को उसी के अनुरूप व्यतीत करना चाहिए। मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, अगर सुनने में कोई परेशानी हुई तो सुन लीजिएगा। कवि कहता है कि धरती चांद से प्राप्त चांदनी को लोगों की नींद पर मोतियों के तरह बिखेर देती है। इसके बाद पुनः सवेरा होने पर सूरज उन मोतियों को बटोरकर आराम देने वाली संध्या को दे जाता है तथा जीवन के नवीन दिन के प्रारंभ के साथ साथ वह समस्त पृथ्वी पर सुंदरता छलकाता हुआ पुनः रात्रि को एक नया रूप दे जाता है। अर्थात मनुष्य का जीवन चक्र भी इसी प्रकार से चलता रहता है और प्रकृति अपने नियमित कार्यों द्वारा यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन को नियमों के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर यह आपके कविता के 3 भावार्थ पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको लिखने में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ एक PDF फॉर्म मिलेगा, पूरा PDF मिलेगा आपको इस भावार्थ का और प्रश्न उत्तर का। वहाँ से देखकर आप आराम से अपने भावार्थ और प्रश्न उत्तर कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कठिनाई ना हो। इसलिए मैं इसका PDF भी भेजूंगी और वहाँ से देखकर आप अपने भावार्थ लिख लीजिएगा और प्रश्न उत्तर भी लिख लीजिएगा। तो इसके बाद जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। कवि कविता के माध्यम से प्रकृति के विषय में क्या बताना चाहता है। कविता के माध्यम से मतलब कविता के ज़रिए या कविता के द्वारा वो प्रकृति अर्थात नेचर के विषय में क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर इस तरह होगा। कवि कविता के माध्यम से, एक मिनट, हाँ मैं शुरू कर रही हूँ। कवि कविता के माध्यम से प्रकृति के विषय में यह बताना चाहता है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई पृथ्वी की सुंदरता प्रकृति के कारण ही है। मतलब ईश्वर ने जो इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई है वो क्यों सुंदर है, क्योंकि इसमें उसने इस पृथ्वी पर जो अलग अलग तरह की चीज़ें भी बनाई। क्या, नदियाँ बनाई, पहाड़ बनाए, वृक्ष बनाए और चाँद, सूरज, सितारे, ये सब क्या हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति के भाग हैं जो इस धरती को सुंदर बनाते हैं। तो ये कविता यही बताना चाह रही है कि पृथ्वी की सुंदरता प्रकृति के कारण ही है तथा जिस प्रकार प्रकृति नियमित रूप से अपने कार्य चिरकाल से यानी हमेशा से, जब से ये धरती बनी है, जब से ये धरती अस्तित्व में आई है तब से अपने कार्य चिरकाल से करती आ रही है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने कार्य नियमित एवं संगठित रूप से करते रहना चाहिए। मैं दोबारा इसको पढ़ रही हूँ, सुन लीजिएगा ठीक से उत्तर को। कविता के माध्यम से
प्रकृति, पहले वाले प्रश्न का उत्तर है। जो पहला प्रश्न है, कवि कविता के माध्यम से प्रकृति के विषय में क्या बताना चाहते हैं, तो कवि कविता के माध्यम से प्रकृति के विषय में यह बताना चाहता है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई पृथ्वी की सुंदरता प्रकृति के कारण ही है तथा जिस प्रकार प्रकृति नियमित रूप से अपने कार्य चिरकाल से करती आ रही है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने कार्य नियमित एवं संगठित रूप से करते रहना चाहिए। मतलब हमें भी प्रकृति की तरह बिना रुके अपने कार्य करते रहना चाहिए, अपने कार्यों से डरना नहीं चाहिए और थकना नहीं चाहिए। उसको अपने जीवन का लक्ष्य समझकर करते रहना चाहिए जो भी हमारे कार्य हैं। फिर अगला प्रश्न इस प्रकार है, शांत भाव से प्रकृति किस प्रकार अपने कार्य लगातार करती है, लिखिए। मतलब प्रकृति खामोश रहकर अपने कार्य किस तरह करती है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, प्रकृति प्रत्येक क्षण परिवर्तन की ओर बढ़ती रहती है। प्रत्येक रात्रि के बाद एक नया सवेरा पुनः जीवन का संचार करता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में अत्यंत शांत भाव से प्राकृतिक परिवर्तन होते रहते हैं। आपने देखा होगा या हम सब देखते हैं कि रोज़ रात होती है और रात के बाद फिर से सूरज निकलता है। तो जब सूरज निकलता है तो वो ये संदेश देता है कि अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों का निर्माण करो, अपने कार्यों को फिर से नए तरीके से शुरू करो। जो तुम्हारे कार्य हैं उनको फिर से नए तरीके से शुरू करो, न कि उनसे घबरा के या उनसे डर कर उनको करना छोड़ दो या रोक दो या थक कर छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा कुछ ना करके अपने कार्यों को अच्छे तरीके से और संगठित ढंग से करते रहो। तो प्रकृति प्रत्येक क्षण परिवर्तन की ओर बढ़ती रहती है। प्रत्येक रात्रि के बाद एक नया सवेरा पुनः जीवन का संचार करता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में अत्यंत शांत भाव से प्राकृतिक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी के बाद जाड़ा आ जाता है, बारिश होती है, क्या होता है हमें पता चलता है कैसे हो रहा है, सब होता रहता है। तो इसी को कह रहे हैं कि प्रकृति अपना कार्य शांत भाव से करती रहती है। फिर तीसरा और आखिरी प्रश्न, प्रकृति के सभी साधन कभी ना थकने का संदेश देते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सभी प्रश्नों के में कवि एक ही तरह, क्योंकि पूरी कविता में कवि ने एक ही तरह की बात की है तो प्रश्न भी एक ही तरह के हैं तकरीबन, थोड़ा सा ही बस अंतर होगा उत्तरों में। देखिए मैं आखिरी उत्तर पढ़ रही हूँ। प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त का अर्थ होता है दिया हुआ। प्रदत्त का अर्थ क्या होता है, दिया हुआ। प्रकृति द्वारा दिया हुआ। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त साधन, समस्त मतलब सारे के सारे जितने भी हैं, समस्त साधन जैसे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, नदियाँ, झरने आदि सभी चिरकाल से लगातार उसी रूप में रहकर आगे बढ़ते हुए हमें यह संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति की तरह बिना रुके बिना थके अपने कार्य करते रहना चाहिए। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त साधन जैसे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, नदियाँ, झरने आदि सभी चिरकाल से लगातार उसी रूप में रहकर आगे बढ़ते हुए हमें यह संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति की तरह बिना रुके बिना थके अपने कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर भी पूरे हो गए हैं। इसमें 2 प्रश्न और थे। उन दोनों प्रश्नों में कविता की एक एक पंक्तियाँ दी गई हैं जिनका भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। तो क्योंकि हम भावार्थ लिख चुके हैं तो मैंने वो 2 प्रश्न आपके छोड़वा दिए हैं या छोड़ दिए हैं। तो बाकी के ये 3 प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद ये कठिन वाक्य प्रयोग हैं। वाक्य प्रयोगों के शब्द दिए गए हैं। वाक्य प्रयोग आप खुद करेंगे, अच्छे से वाक्य प्रयोग करिएगा और अभ्यास करते रहिए। वाक्य प्रयोग करने का जितने भी
पहले भी मैंने आपको जो भी जितने भी पाठ पढ़ाए हैं उनमें जो वाक्य प्रयोग करवाए हैं उन सब का अध्ययन करते रहिएगा और अभ्यास भी करते चलिएगा। ठीक है, तो इसके बाद उस दिन आप पिछले वाले क्लास में आपकी पुस्तक में एक एक्सरसाइज थी जो रह गई थी, वो है नीचे हमें प्रत्येक शब्द के दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं उसमें। तो हम उसको कर लेंगे। अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा, और अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो जो आपकी कॉपी है जहाँ आप प्रश्न उत्तर और भावार्थ लिख रहे हैं वहीं पर उसको लिख लीजिएगा। तो हमें यहाँ करना क्या है कि हमें यहाँ प्रत्येक शब्द के दो ऐसे शब्द लिखने हैं जो इन्हीं के जैसा अर्थ देते हों, जिसे हम समान अर्थ या पर्यायवाची भी कहते हैं। तो देखिए, पहला शब्द ये कविता में आए हुए शब्द हैं सारे। निस्तब्ध, मैंने आपको बताया था निस्तब्ध का अर्थ होता है शांत, शब्द अर्थ में भी दिया हुआ है। तो निस्तब्ध का अर्थ शांत और खामोश या खामोशी हो जाएगा। फिर दूसरा है आकाश, गगन, अंबर। तीसरा है रवि, रवि का दिवाकर, दिनकर। फिर है तरु, तरु का वृक्ष, पेड़। फिर है पवन, पवन का हवा और वायु। ठीक है, तो ये अब आपका ये पाठ यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके हमने कठिन शब्द कर लिए, भावार्थ कर लिए, प्रश्न उत्तर कर लिए, पुस्तक में जो पद्यांश था वो कर लिया, और पुस्तक की ये वाली एक्सरसाइज भी हमने कर ली, और बाकी प्रयोग आप खुद करेंगे, मैंने जो शब्द दिए हैं। अब जो है इसके बाद हम नया पाठ शुरू करेंगे। तो अभी आप इसकी तैयारी करिए, इसके प्रश्न उत्तर लिखिए। इसके बाद वाला क्लास हम इसके बाद का पाठ हम अगले क्लास में करेंगे। तो आप लोग ये सारा काम कर लीजिएगा, कविता को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बहुत ही सरल कविता है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान शब्द दिए हुए हैं जिनके अर्थ हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस कविता का अध्ययन और उसके भावार्थ और उसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।